नमस्ते सभी की। आज की क्लास में सभी का स्वागत। आवाज़ आ रही है कि देखते हैं बच्चों, कल हमने अपठित गद्यांश के ऊपर बात की थी। अपठित गद्यांश को हल करने के लिए कुछ निर्देश दिए थे आपको कि अपठित गद्यांश को हल जब हम करते हैं वो साहित्य की कला है। पहले हम उसका वाचन करते हैं, उसको साइलेंट रीडिंग करते हैं, फिर उसको हम 3 बार उसका अध्ययन कर लेते हैं ध्यानपूर्वक, तब हमें उसका भाव समझ में आ जाता है वो क्या करना चाहता है, उस गद्यांश के माध्यम से हमें क्या समझाना चाहता है। जब हम 3 बार उसको अध्ययन कर लेते हैं तब फिर हमें उस गद्यांश के आधार पर कुछ प्रश्नों के जवाब मांगता है। उन प्रश्नों को ध्यान में रख के फिर उसको पुनः पढ़ना चाहिए। जब हम उसको अध्ययन करते हैं तो उसमें से हमें कुछ प्रश्नों के उत्तर मिलते जाते हैं। जहाँ जहाँ आपको वांछित प्रश्नों के उत्तर मिल जाते हैं आप उसको रेखांकित कर देते हैं। जिन प्रश्नों के उत्तर नहीं मिले उनको ढूंढने के लिए पुनः उसको फिर हम पढ़ते हैं और सेकंड टाइम में हमें दूसरी बार में हमें उनका जवाब मिल जाता है। इस प्रकार से हम प्रश्नों को अंडरलाइन कर, प्रश्नों का जो उत्तर जहाँ पे हमें समझ में आता है उसको अंडरलाइन कर लेते हैं और फिर उसको छांट के लिख देते हैं। ये बताया था। उसमें अगर आपको कोई कठिन शब्द होता है पहले उस पर ट्रेस दें, उस पर उसका अर्थ मालूम करें, अर्थ ढूंढने की कोशिश करें। और वाक्य में जब कोई शब्द कठिन शब्द कोई पद होता है, कठिन पद होता है तो उसका शब्दांश, उसका अर्थ जो होता है वो हमें वाक्य के अर्थ से मिल जाता है। ये भी आपको पता होना चाहिए। अभी आ जाते हैं बच्चों, आज का जो हमारा वापस कालांश रहेगा वही उसी से संबंधित है। अपठित गद्यांश है। क्या है अपठित गद्यांश? गद्यांश मीन्स अनुच्छेद, पैरा, इंग्लिश में पैरा बोलते हैं। देखिए बच्चों, आज हम बात इसकी कर रहे हैं। मैंने अभी से 25 मिनट 20 मिनट पहले आपको 2 पैराग्राफ सेंड किए थे ताकि आप उनको पहले दोनों अनुच्छेद को पहले पढ़ लें। मुझे पूरा विश्वास है कि आपने उनको अध्ययन कर लिया होगा। जिन्होंने नहीं किया, जब भी आप उसको खोलते हैं एक बार उसको देख लें। बच्चों मैं आपको एक बार पुनः यहाँ पे लाउड रीडिंग सस्वर वाचन करके सुनाना चाहता हूँ। आप उसको सुनिए। यदि हम निरंतर प्रयत्न करेंगे तो निश्चित ही अपने सभी लक्ष्यों को प्राप्त कर लेंगे, किंतु प्राय देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की कामना करने लगते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त न होने पर निराश हो जाते हैं। अतः जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए परिस्थितियों के समक्ष घुटने न टेकें बल्कि हिम्मत से उनका मुकाबला करें। याद रखें, जितना कठोर हमारा परिश्रम होगा उसका फल भी उतना ही मीठा होगा। कहते हैं कि परिश्रम का ताप जिस व्यक्ति को चढ़ जाता है उस व्यक्ति में पहाड़ को भी हिलाने की शक्ति आ जाती है। बच्चों, मैंने आपको सस्वर वाचन यानी लाउड रीडिंग की। लाउड रीडिंग करने के बाद आपको, जिन्होंने नहीं पढ़ा उनको एक बार मैंने अनुच्छेद को पढ़ के सुना दिया। पढ़ना कैसे है उसको भी बता दिया आपको। पढ़ने के बाद, इस अनुच्छेद को पढ़ने के बाद हमारे दिमाग में एक मोटा मोटा भाव आ रहा है कि किसके बारे में बात की गई? परिश्रम के बारे में की गई ना, परिश्रम के बारे में। अब इसी अनुच्छेद के आधार पर हमसे वो 5 प्रश्न अगर पूछता है या हम उसमें से 5 प्रश्नों के उत्तर देना चाहते हैं तो बच्चों देखिए, निरंतर प्रयत्न करना करते हैं। उस पैराग्राफ को भी मैंने आपको सुनाया है। उसमें निरंतर प्रयत्न करने के लिए एक शब्द देना है या उसमें एक उत्तर देना है कि निरंतर प्रयत्न से क्या आशय है उसका। नंबर 2 है, किस प्रकार के लोग जीवन में निराश होते हैं। जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में सफलता किनको मिलती है? परिश्रम का ताप, जो शब्द आया यहाँ पे उसका शब्दार्थ लिखना है, शब्द का अर्थ। उपयुक्त, क्या लिखा है यहाँ पे? उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए।
ये प्रश्न हमसे पूछे। बच्चों हमने जब प्रश्न पढ़ लिए, इसके बाद पैराग्राफ को पुनः पढ़ना है, उनको ध्यान में रख के पढ़ना है, उनका जहाँ पे हमें आंसर आता है वहीं पे अंडरलाइन करते जाएंगे। इस प्रकार से हमें रेखांकित करने के बाद उन प्रश्नों के उत्तर अपने आप मिल जाते हैं, फिर उनको लिख देना है। ओके, देखिए बच्चों, यहाँ पे बात आती है निरंतर प्रयत्न करना। यहाँ पे मैंने आपको सस्वर वाचन करके बताया था कि क्या आएगा यहाँ पे, ये बाधाओं की परवाह किए बिना प्रयास करना। इसमें कहाँ आया ये? देखा जाता है कि अधिक आशावादी लोग थोड़ा सा प्रयत्न करके अधिक फल की कामना करने लगते हैं और मनोवांछित फल प्राप्त नहीं होता तो वो क्या करते हैं, घुटना टेक देते हैं। तो यहाँ इसका एक सारांश निकल रहा है कि बाधाओं की परवाह किए बिना प्रयास करना। दूसरा प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, इसमें किस प्रकार के लोग जीवन में निराश होते हैं? कौन से? आशावादी लोग। थोड़ा सा प्रयत्न करते हैं लेकिन क्या करते हैं, वो आशा बहुत करते हैं, प्रयत्न थोड़ा करते हैं और फिर निराश हो जाते हैं। तो जो परिश्रम नहीं करते वो निराश हो जाते हैं। जीवन में सफलता मिलती है। जीवन में सफलता किसको मिलती है? जो परिश्रम में विश्वास करता है। पैराग्राफ के आधार पर, मेरे कहने पे नहीं देना है, आपको पैराग्राफ में एंटर कर देना। वो जो आपको अनुच्छेद दिया है उस अनुच्छेद में कहाँ पे ये अर्थ दिया हुआ है उसको आप रेखांकित करें। आपको मैं हल करने की विधि बता रहा हूँ, न कि इसको हल कर रहा हूँ। इसमें लिखा हुआ है परिश्रम उतना ही मीठा होगा। याद रखें, जितना कठोर हमारा परिश्रम होगा उसका फल उतना ही अधिक मीठा होगा। तो किसको मिलती है? परिस्थितियों से लड़कर। जीवन में सफलता किसको मिलती है? जो परिस्थितियों से लड़ता है। परिश्रम का ताप। परिश्रम का ताप का मतलब क्या है? यहाँ परिश्रम का ताप शब्द का अर्थ क्या आया? जिसको परिश्रम करने का जुनून सवार हो जाता है, आप उसको 2-3 शब्दों में कह सकते हैं। क्या 2-3 शब्दों में उसको आप कह सकते हैं? मेहनत करने की आदत हो जाना। फिर उसके बाद आ गया इसका पैराग्राफ का जो शीर्षक पूछ रहा है। शीर्षक सबका अलग अलग हो सकता है, लेकिन आपको ध्यान होना चाहिए कि इसका जो है बहुत छोटा होना चाहिए, भावपूर्वक होना चाहिए और इसका भावार्थ जो है वो बिल्कुल से आना चाहिए। यहाँ पे हमने पढ़ा, बार बार बात किसकी हो रही है? परिश्रम की। किसकी बात हो रही है? परिश्रम। परिश्रम की बात हो रही है। और परिश्रम की बात किस मायने में हो रही है? महत्व के बारे में हमें बार बार समझाया जा रहा है। परिश्रम का परिश्रम दूसरा शब्द है महत्व, यानी कि परिश्रम करने वाले को ही सफलता मिलती है, ऐसा वो करना चाहते हैं। तो हम इसका शीर्षक इस तरह से इसमें निकाल सकते हैं भावार्थ के आधार पर। ये एक आपको मैंने सस्वर लाउड रीडिंग करके, ठीक है, आपको लाउड रीडिंग सुनाई। पैराग्राफ आपको पहले भेज दिया, आपने उसको पढ़ लिया, फिर मैंने एक बार सुना दिया, फिर प्रश्नों को पढ़ा और प्रश्नों को पढ़ने के बाद उनका उत्तर ढूंढने के हिसाब से उसको पढ़ा, अंडरलाइन कर दिया, रेखांकित कर दिया। रेखांकित होने के बाद बच्चों अपने आप हमें उसमें आंसर मिल गया, यानी कि उसका उत्तर हमें मालूम हो गया और हमने उसको लिख दिया। ये है एक अपठित जो गद्यांश होता है उसको हल करने का ढंग। ये आपको मैं समझाना चाह रहा था। कल भी मैंने ये कोशिश की। अब मुझे पूरा विश्वास है कि आप इसको हल करने की विधि सीख गए और उसमें जो निर्देश दिए थे 5-6 पहले स्टार्टिंग में, जिसकी दोहराई मैंने फर्स्ट में आपसे करवाई कि क्या क्या होना चाहिए, उसको 3 बार पढ़ेंगे। 3 बार पढ़ने के बाद प्रश्नों को एक बार पढ़ेंगे। प्रश्नों को ध्यान केंद्रित करते हुए प्रश्नों के जो आंसर जहाँ पैराग्राफ में मिलते हैं, अनुच्छेद के अंदर वो मिलते हैं, उनको रेखांकित करेंगे। रेखांकित करने के बाद भी अगर कोई प्रश्न नहीं मिल पाता तो उसको पुनः प्रश्न को पढ़ के फिर करेंगे। दैट्स ऑल। इसमें सब कंप्लीट हो जाता है। हमने एक फर्स्ट पैराग्राफ तो ये आपका आज हल कर लिया। मैं चाहता हूँ कि आज हम एक के बजाय 2 पैराग्राफ, 2 अनुच्छेदों को हल करें। दूसरा फिर आ जाता है एक और जो मैंने आपको भेजा है 21 नंबर में, 21 नंबर जो सीरियल पे है उसको भेजा था, जो अभ्यास के लिए भेजा है बेटा, उसको मैं लाउड रीडिंग करता हूँ। जिन्होंने उसको देखा नहीं है वो ध्यान से सुने। मानव जीवन की कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ होती है, यहाँ पे शब्द आया मनोवृत्तियाँ, अंडरलाइन कीजिए।
नया शब्द है, देखने में आपको अर्थ समझ में ना आए तो उसको आउटलाइन कर ले। मानव जीवन की कुछ ऐसी मनोवृत्तियाँ होती है जो प्रकृति के साथ हमारे तालमेल में बाधक होती है। बेटा मैं ये कहना चाह रहा हूँ, पैराग्राफ आपको लाउड रीडिंग करके सुना रहा हूँ ताकि जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो देख लें। जो प्रकृति के साथ हमारे मेल में बाधक होती है, कुछ ऐसी होती है जो इस मेल में सहायक बनती है। दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, एक जो प्रकृति के साथ तालमेल में सहायक होती है, एक जो है बाधक होती है। जिन प्रवृत्तियों से प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बढ़ता है वह वांछनीय होती है। प्रकृति यानी नेचुरल एडजस्टमेंट के लिए जो हमारी जो कुछ प्रवृत्तियाँ होती है वो होती है वांछनीय, और जो प्रवृत्तियाँ तालमेल में बाधक होती है, प्रकृति के साथ तालमेल करने में बाधा पहुँचाती है, वो होती है, क्या होती है, वो सामंजस्य में बाधा उत्पन्न होती है, वो होती है दूषित प्रवृत्तियाँ। यहाँ पे डेफिनेशन हो गई, वांछनीय प्रवृत्तियाँ और दूषित प्रवृत्तियाँ। अहंकार, क्रोध या द्वेष हमारे मन की बाधक प्रवृत्तियाँ हैं। अहंकार, द्वेष और क्रोध, ये तीन प्रवृत्तियाँ हमारे मन की जो बाधक प्रवृत्तियाँ प्रकृति के साथ हमको एडजस्ट नहीं होने देती, सामंजस्य नहीं बिठाने देती, ये है दूषित मनोप्रवृत्तियाँ आदमी की। यदि हम इनको बेरोक टोक चलने दें तो निस्संदेह हम नाश और पतन की ओर ले जाएगी या चलेंगे। इसलिए हमें उनकी लगाम रोकनी पड़ती है और उन पर सामंजस्य रखना पड़ता है जिससे वे अपनी सीमा से बाहर ना जा सके। हम पर जितना कठोर संयम, हम उन पर जितना कठोर संयम रखते हैं उतना ही मंगलमय हमारा जीवन हो जाता है। किंतु नटखट लड़कों से डांट कर कहना तुम बड़े बदमाश हो, हम तुम्हारे कान पकड़कर काट लेंगे, अक्सर व्यर्थ ही होता है, बल्कि उस प्रवृत्ति को और हट की ओर ले जाकर पुष्ट कर देता है। जरूरतें ये होती है कि बालक में जो भी सत प्रवृत्तियाँ हैं उन्हें ऐसा उत्तेजित किया जाए कि दूषित प्रवृत्तियाँ स्वाभाविक रूप से शांत हो जाए। इसी प्रकार मनुष्य की भी आत्मविकास के लिए संयम की आवश्यकता होती है। बच्चों एक पैराग्राफ मैंने आपको सस्वर वाचन किया इसलिए कि आपने जिसने नहीं पढ़ा वो सुन ले। इस पैराग्राफ में हमने बात की है कि मनुष्य में दो प्रकार की प्रवृत्तियाँ होती है, एक होती है वांछनीय, एक होती है दूषित। वांछनीय प्रवृत्तियाँ वो होती है जो, मैं भावार्थ समझा देता हूँ आपको, है ना, जो प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य बिठाती है वो वांछनीय, और जो प्रकृति के साथ हमारा सामंजस्य नहीं बिठाती या बिगाड़ती नहीं बैठने देती उनको बोलते हैं दूषित प्रवृत्तियाँ। ओके, इसमें किसकी जो भी बात हुई आप समझ गए। अब इससे संबंधित कुछ प्रश्न हैं। मनुष्य की कौन सी प्रवृत्तियाँ वांछनीय हैं, मनुष्य की किन प्रवृत्तियों पर संयम रखना आवश्यक है, मनुष्य की दूषित प्रवृत्तियों को किस प्रकार शांत किया जाता है। उत्थान शब्द का विपरीतार्थ, अपोजिट वर्ड फॉर उत्थान शब्द का अनुच्छेद से छांट कर लिखिए। उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। बच्चों पहला जो अनुच्छेद हमने कर दिया उससे पहले दो कल किए थे, आज ये सेकंड हो गया, इट मीन्स इट इज फोर्थ। आपको अभ्यास के लिए ये चौथा जो है हो जाएगा। आप इसको एक बार फिर पढ़ लें, ध्यान से पढ़ें और इन प्रश्नों का उत्तर आपको स्वयं को देना है। मैं इनका जवाब नहीं दूंगा, जवाब इनका आपको निकालना है और मुझे सेंड करना है। आप इसको सेंड नहीं करेंगे इट मीन्स आप जो है या तो क्लास को ध्यान से नहीं पढ़ रहे हैं या आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं। ये आपकी कौन सी प्रवृत्ति है, वांछनीय प्रवृत्ति है, दूषित प्रवृत्ति है। ये आपकी दूषित प्रवृत्ति है जो आपको एडजस्टमेंट नहीं बिठाने दे रही। आपको टीचर पढ़ाना चाहता है, आपको सिखाना चाहता है, आपको उसकी तरफ जिज्ञासु बनाना चाहता है किसी चीज़ को जानने के लिए, हल करने के लिए, लेकिन आप नहीं ये प्रवृत्ति आपको नहीं जाने देगी। तो ये क्या कौन सी बात बाधक हो रही है ना ये आपकी, इसलिए इसको क्या कहेंगे, कौन सी प्रवृत्ति में आ जाएगा ये, वो आप खुद सोचें। और इस पर रोक लगाना चाहिए नहीं लगाना चाहिए, यदि आप सोचें। धन्यवाद।